सास अपनी इकलौती बहू की चाय में जहर घोल रही थी, जिसे देख सोनाली के चेहरे के भाव बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जहर उसी के लिए घोला जा रहा हो। तभी बाहर से विमला की आवाज सुनाई दी। मेरी बहू सोनाली तो अभी 9 बजे सोकर उठी है और टीवी से चिपकी हुई है। ये नहीं कि सास ससुर के लिए नाश्ता बना दे। सोनाली उठी, टीवी बंद किया और पैर पटकते हुए सीधा किचन में घुस गई। 30 साल का विक्की ऑफिस टाइम के बाद अपने सहकर्मियों को चाय पार्टी दे रहा था। उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड जो मिला था। भाई विक्की, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए कि बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिल गया। लगता है भाभी के रूप में गुड लक आया है। अब तो प्रमोशन भी बहुत जल्द हो जाएगा। नीतेश बोल रहा था। हाँ भाई, हमारे तो जूते घिस गए, मगर कभी बॉस ने पीठ नहीं ठोकी। लेकिन 2 साल में ही विक्की भाई ने झंडे गाड़ दिए। विनोद ने भी सुर मिलाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, समय समय की बात है। आज मुझे मिल गया, कल तुम लोगों को मिल जाएगा। विक्की ने जवाब दिया और फिर सब चाय पीने लगे। रात के 8 बजे विक्की घर पहुंचते ही मिठाई का डिब्बा सोनाली को देते हुए बोला, आज मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी में गुड लक लेकर आई हो और मेरा प्रमोशन भी जल्द हो जाएगा। ये लो, मिठाई खाओ और मम्मी पापा को भी खिला दो। सोनाली ने विक्की के हाथ से मिठाई का डिब्बा लिया और टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे का भूगोल बदला हुआ दिख रहा था। विक्की पूछ बैठा, क्या हुआ? कुछ नहीं। सोनाली मुंह फेर कर बेड पर पड़े कपड़ों को तह करने लगी। अब बता भी दो, क्या हुआ? विक्की की धड़कनें असामान्य हो रही थी और चेहरे पर चिंता की लकीर गहराती जा रही थी। होना क्या है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। उठने में जरा सी देरी क्या हो गई? बजाय इसके कि पूछा जाए देरी क्यों हुई, सीधा पड़ोसन के साथ मेरी बुराई करने बैठ गई। मम्मी जी, मैं तो बस काम करने आई हूँ तुम्हारे घर में। दिन भर काम करने के बाद रात को थोड़ी देर टीवी भी नहीं देख सकती। उनका क्या है, अब तक तो सो भी गई होंगी। 3 बजे से उठ जाएंगी और दिन भर मेरे सिर पर सवार रहेंगी। ये कर वो ना कर। सोनाली की जुबान में ब्रेक नहीं था, मगर विक्की का दिमाग जाम हो चुका था। उसने सोनाली को समझाने का प्रयास किया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी 60 साल की हो चुकी हैं। तुम्हें तो पता है, उम्र बढ़ने पर बड़े भी बच्चों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। भले ही ये हमारे मम्मी पापा हैं, मगर अब हमें इन्हें अपने बच्चों की तरह समझना चाहिए। इनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम मेरी तकलीफ को नहीं समझ सकते। भगवान करे अगले जन्म में तुम लड़की बनो, तब तुम्हें समझ आए। मंजूर है जहां पनाह, मगर मेरी ये शर्त है कि मैं तुम्हारी ही बीवी बनूं। विक्की सोनाली के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए प्रयास करता रहा, जाने कितनी रात तक। रात देर से सोने के कारण विक्की सुबह 9 बजे उठा। सोनाली घर के सारे काम निपटा चुकी थी। सबके लिए नाश्ता तैयार था और विक्की का टिफिन भी टेबल पर रखा था। मम्मी जी पड़ोसन के यहां घूमने गई थीं और पापा मनोहर लाल पेपर पढ़ने में व्यस्त थे। सोनाली का चेहरा जेठ की दोपहरी का एहसास दिला रहा था। नाश्ता बना के रख दो तो खाना नहीं है, और ना बना दो तो मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीट देंगी। ये कोई टाइम है किसी के घर घूमने जाने का? ये सारी बातें सोनाली का तनाव कम कर रही थीं और बाथरूम के बाहर खड़े विक्की का तनाव बढ़ा रही थीं। सुबह के 11 बज रहे थे और विक्की बॉस के केबिन में सिर झुकाए भाषण सुन रहा था। कल तुम्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया गया और आज तुम पूरे 1 घंटे देर से ऑफिस पहुंचे हो। क्यों भाई, एम्प्लॉय ही होना कि बॉस बन गए? आज पहली बार तुमसे गलती हुई है, इसलिए माफ कर रहा हूं। ध्यान रहे आइंदा कोई गलती ना हो। बॉस प्रवीण दुबे ने चेतावनी दे दी थी। विक्की भगवान का शुक्रिया करते हुए अपने केबिन में चला गया, मगर गलती तो दोबारा होनी तय थी। दोबारा नहीं, बारंबार होनी तय थी। विक्की गृह युद्ध में फंस चुका था। सुबह के 7 बज रहे थे। शोर सुनकर विक्की की आंखें खुली। आवाजें किचन से आ रही थीं। विक्की निकलकर हॉल में पहुंच गया। विमला तेज आवाज में बोल रही थी, 1 दिन 2 दिन होता तो नहीं बोलती, तेरा तो रोज का है। मैं इस घर में शादी करके आई तब से 5 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ। फिर भी मेरी सास जितना सुनाती थी उसका तो 4 आना भी मैं तुझे नहीं बोलती। फिर भी लगी है टेसुए बहाने। मैं क्या अपने लिए बोल रही हूँ? जो है तुम लोगों का ही है। देखिए मम्मी जी, वो समय अलग था, आज का समय अलग है। जब सब हमारा है तो हमें हमारे तरीके से जीने दीजिए ना। सोनाली रो रही थी। विक्की ने बात संभालने की कोशिश की। अरे आप लोग भी कौन सी बात लेकर बैठ गए? थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना।
आप लोगों के चक्कर में मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो जाती है और बॉस से 4 बातें सुननी पड़ती हैं। बात सही थी। सुबह 10:30 बजे बॉस प्रवीण दुबे हाथ में बंधी घड़ी को बार बार देखते हुए चहलकदमी कर रहे थे कि विक्की ने आवाज दी, मे आई कम इन सर? और इसके बाद पुराण प्रारंभ हो गया। अब तो विक्की की आदत हो चुकी थी, मगर इस बार कुछ नया होना था, जिसे बोलते हैं सैलरी कट। घर की किचकिच, बॉस की डांट के बाद अब बारी थी राशन दुकान वाले की। देखो विक्की भैया, महीने भर का बिल हुआ आपका 8,950 रुपए और आप जमा कर रहे हैं सिर्फ 5,000 रुपए। ऐसा थोड़े होता है भैया, हम भी सामान खरीद के लाते हैं, हमें भी ऊपर पेमेंट देना पड़ता है। आप कैसे भी करके बाकी पैसे भी जमा करवा दीजिए, नहीं तो बिजनेस में परेशानी होगी। दुकानदार नीरू ने 2 टूक सुना दिया था। विक्की ने बुझे मन से अपने घर की घंटी बजाई। दरवाजा सोनाली ने खोला था। आज वो बहुत खुश लग रही थी। विक्की के अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बोली, कल सुबह मुझे मायके छोड़ दीजिएगा। मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं, 2-4 दिन मायके में उनके साथ रहना है। विक्की ने अपना दुख छुपाते हुए कहा, लेकिन तुम मायके चली जाओगी तो हम लोगों के खाने पीने का क्या होगा? बना लेंगी मम्मी जी। मुंह इतना चला लेती हैं, हाथ पैर भी थोड़ा बहुत चला ही लेंगी। सोनाली के शब्दों में कड़वाहट थी और विक्की के चेहरे पर चिंता, क्योंकि उसे धुआं उठता दिख रहा था। और वही हुआ जिसका डर था। आग लग चुकी थी। आग लगाने वाले 2 और बुझाने वाला एक अकेला विक्की। जैसा कि हमेशा होता है, आग बुझाने वाले के ही हाथ जलते हैं, ना कि लगाने वाले के। तो विक्की के हाथों का जलना तय था। विक्की सोनाली को मायके छोड़ने के बाद डॉक्टर माखीजा की क्लिनिक में बैठा था। डॉक्टर साहब बोल रहे थे, देखिए विक्की जी, आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ रहा है। मेडिसिन तो लीजिए, मगर साथ में तनाव भी कम कीजिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है। विक्की दोपहर 1 बजे घर पहुंचा। मम्मी बेड पर लेटी थीं और पापा कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे। विक्की ने पूछा, खाना खा लिए पापा? कहाँ बेटा, तुम्हारी माँ के पैरों में दर्द है, उससे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खाना क्या बनाएगी? पापा ने किताब से नजरें हटाए बिना ही जवाब दिया। फिर क्या था, लग गए विक्की बाबू खाना बनाने। कुल मिलाकर प्रेम विवाह के 8 महीने बाद ही विक्की बाबू डायबिटीज के मरीज बन चुके थे। मगर कहानी अभी बाकी थी। समय गुजरता गया। विक्की के तनाव और ब्लड ग्लूकोज दोनों में बढ़ोतरी होती गई। हाँ, कुछ अच्छा हुआ था तो बस एक बेटा सोनू, जो अब 5 साल का हो चुका था। खर्च बढ़ रहे थे, मगर कमाई नहीं। उधारी जरूर बढ़ गई थी। सेठ जी, कुछ पैसे चाहिए थे। विक्की सेठ नवल किशोर अग्रवाल से ब्याज पर पैसे मांग रहा था। कितने चाहिए भाई? यही कोई 50-60 हजार रुपयों की जरूरत है सेठ जी। ठीक है विक्की बाबू, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज पूरे 5% लूंगा। 50,000 का 2,500 रुपए महीना, वो भी मुझे हर महीने की पहली तारीख को चाहिए। मंजूर हो तो बोलो। विक्की ने हाँ में सिर हिलाया और 50,000 रुपए लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर में सोनाली इंतजार कर रही थी। भाई की शादी में जाने के लिए खरीदारी जो करनी थी। विक्की के घर पहुंचते ही सोनाली बोल पड़ी, कितनी देर लगा दी आपने, अब जल्दी चलिए, वरना खरीदारी पूरी नहीं हो पाएगी और कल फिर जाना पड़ेगा। बेचारे विक्की को घर में सांस लेने तक का समय नहीं दिया गया। विमला सोनू को गोद में लेकर बैठी थी और तिरछी नजरों से सोनाली को देख रही थी। शाम के 6 बजे विक्की और सोनाली वापस घर पहुंचे। 50,000 रुपए लेकर गए थे और 70,000 की खरीदारी करके लौटे थे। 40,000 के सोने के झुमके सोनाली को पसंद जो आ गए थे। बाकी कपड़े, चूड़ी और कॉस्मेटिक्स तो बजट में शामिल थे ही। विक्की को देखते ही विमला बोली, बेटा, मुझे जरा 5,000 रुपए देना। मेरे पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है। अब तो 2-4 साल की जिंदगी बची है। 2 साड़ियां खरीद लूंगी तो जिंदगी भर नहीं खरीदनी पड़ेगी। विक्की ने जवाब दिया, लेकिन मम्मी पैसे तो बचे नहीं, बल्कि 20,000 की उधारी करके आ गया हूँ। विमला फुफकार उठी। हाँ, क्यों होंगे पैसे मेरे लिए?
सारे पैसे तो तेरी बीवी के लिए हैं। वो जो बोलेगी तू वही करेगा। जहां नहीं करना चाहिए वहां खर्च करेगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो एक जोड़ी साड़ी के लिए बोलना पड़ रहा है। तू लायक होता तो मेरे बोलने से पहले ही मेरे हाथ में पैसे रख देता। अरे मम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? आपको जो भी कपड़े चाहिए आप ले आइएगा। मेरी सैलरी आते ही मैं दुकान में पेमेंट कर दूंगा। विक्की उन्हें मनाने लगा। अब विक्की अच्छा पति और अच्छा बेटा बनने के चक्कर में उधारी के दलदल में धंसता जा रहा था। बीवी की सुने तो मम्मी नाराज, मम्मी से थोड़ी बात कर ले तो बीवी नाराज। हमेशा मन में डर बना रहता, मम्मी और सोनाली के बीच झगड़ा ना हो जाए। किसी तरह दोनों को खुश रखने की कोशिश करता। इसी चक्कर में ऑफिस जाने में देर हो जाए तो बॉस नाराज तो सैलरी कट तो उधारी में बढ़ोतरी, उधारी बढ़े तो तकायदे का झमेला। ऐसे ही चल रही थी जिंदगी कि सहकर्मी विनोद ने एक तरीका बताया इन तकलीफों से छुटकारा पाने का। रात 8 बजे घर की घंटी बजी। सोनाली ने दरवाजा खोला। सामने विक्की अधखुली आंखों से मुस्कुराता खड़ा था। दारू के नशे में टल्ली था। ये क्या कर रहे हैं आप? घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप शराब पी कर आए हैं। सोनाली बरस पड़ी। सोनाली की आवाज सुनकर विमला भी बाहर आ गई। हे भगवान, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। हम लोगों की सेवा ना करती तो ना करती, अपने पति का तो ख्याल रखती। शराबी बना दिया मेरे बच्चे को। हाँ, सारी गलती तो मेरी है। फिर सोनाली और विमला के बीच शास्त्रार्थ शुरू हो गया। पास ही सोफे पर बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए शास्त्रार्थ का मजा ले रहे थे विक्की बाबू। जो स्थिति पहले तनावपूर्ण लगती थी आज मजेदार लग रही थी। सचमुच कमाल की दवा थी ये दारू, और धन्यवाद के पात्र थे इस दवा को प्रिस्क्राइब करने वाले विनोद जी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। विक्की शाम को ऑफिस से निकलते ही दवा पीकर घर पहुंचता, शास्त्रार्थ सुनते हुए भोजन करता और बेड पर चौड़ा हो जाता। अब ना तो बीवी को खुश करने की चिंता थी, ना मम्मी को। हां, नशे में थोड़ी मस्ती जरूर हो जाती। मम्मी आज चुप कैसे बैठी है? तेरी बैटरी खत्म हो गई क्या? विक्की बीच हॉल में लहरा रहा था। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। विमला की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि तेरी फ्रूटी तो मेरी पेप्सी किस्मत। विक्की हंसते हुए अपने रूम में चला गया। सुना, आज रणभूमि में नहीं गई तू? बंदूक को धो के सुखा डाली। मगर अब विक्की की किसी बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं समझता था, तो विक्की सोनू को गोद में लेकर बकबक करता रहता। सोनू अब स्कूल जाने लगा था, उसके खर्चे भी बढ़ गए थे। जैसे तैसे करके विक्की रुपयों का जुगाड़ तो कर लेता, मगर बढ़ते तकायदों के कारण तनाव बहुत ज्यादा हो रहा था और वो दिन में भी नशा करने लगा। पीली आंखें, पतली सपाट छाती और झुके हुए कंधे साफ बता रहे थे कि दारू अपना रंग दिखा रही थी। दोपहर 12 बजे बॉस प्रवीण दुबे विक्की को सुना रहे थे। तुम शराब पीकर ऑफिस आए हो, निकलो यहां से। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की। गेट आउट। कौन सा गेट रे टकलू? इंडिया गेट या चाइना गेट? विक्की ने बॉस के भी मजे ले लिए और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। घर में खाने के लाले पड़ने वाले थे, क्योंकि घर का एकमात्र कमाने वाला आज बेरोजगार हो चुका था। उसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली थी। आज दुकानदार नीरू उधारी वसूली के लिए घर आ धमका। भाभी, आज तो बिना पैसों के मैं वापस नहीं जाऊंगा। नीरू भैया, इनका लिवर का इलाज चल रहा है, उसमें बहुत खर्च हो रहा है। ऊपर से इनकी नौकरी भी चली गई है। जब तक नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक के लिए थोड़ा सब्र कर लीजिए। पैसे आते ही सबसे पहले आपका ही हिसाब चुकता कर देंगे। तब तक के लिए सहयोग बनाए रखिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पैर पड़ने से धंधा थोड़े चलेगा भाभी। इनके पास शराब पीने के लिए पैसे हैं, मेरी उधारी चुकाने के लिए नहीं है। मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। तेरे पैसे तो अपने पास नहीं है ब्रो। तू ईश देख ले किधर को रखा है। आप चुप रहिए जी। आप ही के कारण आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरे बेटे की ही है। विमला भी मैदान में उतर आई। नीरू परिस्थिति को भांपते हुए मैदान छोड़कर भाग गया
और विक्की बाबू बिना खाना खाए खर्राटे भरने लगे। रात 2 बजे अचानक सोनाली की नींद खुल गई। विक्की दर्द से छटपटा रहा था। सोनाली घबरा गई। क्या हुआ जी, कैसा लग रहा है आपको? विक्की जवाब नहीं दे पा रहा था। आंखें फैल रही थीं और छटपटाहट बढ़ती जा रही थी। अपने पति की ये तकलीफ सोनाली की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो चीखी। चीख सुनकर विमला और मनोहर लाल तुरंत कमरे में घुसे। विक्की की आंखें पथरा गई थीं और छटपटाहट धीरे धीरे कम हो रही थी। मनोहर लाल सदमे में थे। उनका इकलौता बेटा, जिसकी तोतली जुबान से पापा सुनकर ही मन भराता था, आज उनके सामने ही दारू की भेंट चढ़ रहा था और वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस खड़े खड़े अपने बच्चे के चेहरे को देखे जा रहे थे। सोनू बेड पर बैठकर आंखें मल रहा था। विक्की की सांसें थम चुकी थीं। एक हत्या पूरी हो चुकी थी। निर्दोष हत्यारे आंसू बहा रहे थे, इस बात से अनजान कि ये उन्हीं के द्वारा की गई एक हत्या थी।